students, today we will start our next chapter of physics, gravitation. This is the third chapter of physics class 9. Gravitation. अब इसके लिए ग्रेविटेशन क्या है, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है हमारे पास कि वन डे द न्यूटन साइंटिस्ट वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. ट्री कौन सा था? एप्पल ट्री. एक बार न्यूटन का साइंटिस्ट एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था. ही वॉज थिंकिंग समथिंग, वो कुछ सोच रहा था. बाई चांस एन एप्पल फॉल डाउन. एक बाई चांस ऐसा हुआ, एक एप्पल पेड़ से टूटकर नीचे गिरा और जो उसके सिर पर आकर बचा. और जैसे ही उसके पास आकर गिरा वो एप्पल, ही थॉट दैट, उसने क्या सोचा, वाई एप्पल केम डाउन, एप्पल नीचे क्यों आया. ऐसी क्या चीज थी जिसने एप्पल को नीचे अर्थ की तरफ खींचा. क्या चीज थी वो? ऐसे ही उसने सोचा, सोचते सोचते उसने एक थ्योरी बना दी कि हमारे पास अर्थ के अंदर एक फोर्स है, ग्रेविटी है, जो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. और उस फोर्स का नाम उसने दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो यहां से उसने एक फोर्स बना दिया ग्रेविटेशनल. मीन्स द फोर्स ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड स्टोन. स्टोन के साथ भी सेम होता है. अगर आप एक स्टोन को थ्रो करते हो अपर डायरेक्शन में, आफ्टर फ्यू सेकेंड इट विल कम बैक टू अर्थ. वो अर्थ पर वापिस आ जाता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. तो वो हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. अब हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या कोई इंपॉर्टेंस है? क्यों ऐसा हमारे लिए जरूरी है ये ग्रेविटेशनल? नाउ तो क्या होगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ. हमारे अर्थ के अबव पे जो ये जितना एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसको होल्ड करके रखता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड क्या है? रेन फॉलिंग टू दी अर्थ. ये बारिश होती है तो वो अर्थ पर ही आते हैं. ग्रेविटी की वजह से उनको, अर्थ की ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. थर्ड, फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स. रिवर्स के अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है कि अपवर्ड से लोअर रिवर में पानी आ रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. फिफ्थ, कीप अस फर्मिंग ऑन द ग्राउंड. हमें ग्राउंड पर स्टे करके रखना, नहीं तो क्या होगा, हम इधर उधर घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे. और हमें फ्लोटिंग से बचाने के लिए भी यूज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं तो हम एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे. जितने भी हमारे रूम में सोफे हैं, हमारे रूम में कोई टेबल है, हमारे रूम में कोई भी मटेरियल है कहीं भी, तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो वो इकट्ठे ही हो जाएंगे थोड़ी देर बाद. मतलब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे की तरफ. उनको एक जगह पर स्टे करके रखना ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. अदरवाइज वो अपने आप ही मूव करते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे. ठीक है, तो हमारे पास इस ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें अर्थ ग्राउंड पर कीप करके रखता है, खड़ा करके रखता है, बिठा कर रखता है, स्टे करवा के रखता है. अब हमारे पास जो ये न्यूटन साइंटिस्ट है, इसने क्या कहा? इसने तो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, इसने और क्या कहा? इसने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स. इसने कहा कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. एवरी ऑब्जेक्ट, मान लो दो स्टोन है मेरे पास, दोनों स्टोन मैंने रख दिए, तो वो कहता है अर्थ पर कहीं भी रख दिए तो वो कहते हैं वो दोनों स्टोन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. उनके बीच में भी एक फोर्स है. दो पर्सन खड़े हैं कहीं पर, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में भी एक फोर्स है. ठीक है, बट वो क्या कहते हैं साथ में, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इवन इफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉट कनेक्टेड बाय द मास. वो कहता है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर वो उनके बीच में कोई मास से कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स उनमें अट्रैक्ट होता है. बट क्या वो सच में दो स्टोन है उनके बीच में अट्रैक्शन होगी? अगर अट्रैक्शन होगी फिर तो वो एक दूसरे के पास आ जाने चाहिए. दो पर्सन खड़े हैं फिर तो वो एक दूसरे के साथ चिपके रहने चाहिए. फिर वो जहां खड़े हैं वहां कैसे खड़े रह जाते हैं?
ठीक है, तो ये न्यूटन साइंटिस्ट ने हमें बाद में बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, बट जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ की ग्रेविटी है, वो इन फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और वो इतनी ज्यादा है कि वो हमें इस तरह से फ्लोट नहीं होने देती, हमें रोकती है इस फ्लोटेशन के लिए कि हम एक दूसरे की तरफ ऐसे अट्रैक्ट ना हो, हम फ्लोट ना करें। तो वो कौन रोक रहा है हमें? अर्थ की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अदरवाइज वी विल अट्रैक्ट विथ ईच अदर, हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, हम फ्लोट कर जाएंगे, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो हमें होल्ड करके रखता है, हमें अर्थ पर स्टे करके रखता है। नाउ वी विल डिराइव फॉर डेरिवेशंस ऑफ बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ यू विल थिंक दैट, अब आप सोचते होंगे कि अगर दो स्टोन हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए, दोनों फ्लोट नहीं किए, तो जब मैंने एक स्टोन को ऊपर फेंका वो अर्थ पर ही क्यों आया? क्यों आया वो अर्थ पर? ऐसा वो क्यों फ्लोट कर गया, वो क्यों मूव किया गया, अर्थ की तरफ क्यों आ गया? अर्थ में ऐसा क्या है? ठीक है, तो जो स्टोन है उसका मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। तो मास कम है तो उसके, और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टोन। तो इसीलिए अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने क्या किया, स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। स्टोन ने भी कोशिश की अर्थ को अट्रैक्ट करने की, पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम था, बिकॉज इट्स मास इज लेस, क्योंकि उसका मास ही कम था, ठीक है। तो वो नहीं अट्रैक्ट कर पाया। अट्रैक्ट किसने किया? अर्थ ने किया, और इसीलिए स्टोन कम डाउन टू दी अर्थ। इसीलिए जो स्टोन है वो अर्थ पर आ गया, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। नाउ द न्यूटन साइंटिस्ट गेव द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय द न्यूटन साइंटिस्ट। न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि मान लो, लेट अस एज्यूम दैट वी हैव टू बॉडीज, हमारे पास टू बॉडीज हैं A एंड B, वन हैज मास m1 एंड अदर हैज मास m2। द बोथ बॉडीज आर अपार्ट विद अ डिस्टेंस r, दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। द न्यूटन साइंटिस्ट सेज दैट द एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद देयर फोर्स। अभी आपको मैंने बताया था कि यूनिवर्स में हर चीज जो है, हर बॉडी जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स। अब वो फोर्स क्या है? which is directly proportional to the product of their mass। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। जो बॉडी का मास है m1 m2, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे? 1/, डायरेक्टली होता तो 1/, करने की नीड नहीं थी, इनवर्सली में 1/, उल्टा हो गया मतलब। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या था उनके बीच का r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो जब न्यूटन ने, साइंटिस्ट ने हमें थ्योरी दी, तो जो उसने दो थ्योरी दी, दोनों को मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने पर मेरे पास क्या बन गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों को मेरे कंबाइन करने के बाद, बाय कंबाइनिंग 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन करने पर मेरे पास आ गया m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कंबाइन करने के बाद आपके पास क्या बना? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है। व्हेन यू रिमूव दिस साइन, you change it into equal, you will multiply this term with a constant। आप इस टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये G क्या है? एक कांस्टेंट जिससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और इस कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास, इट हैज फिक्स वैल्यू इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाओगे, इसकी वैल्यू फिक्स है, इट्स वैल्यू विल नॉट चेंज एनीवेयर, ये कहीं भी चेंज नहीं होगी।
नाउ वी विल फाइंड द यूनिट ऑफ दिस यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इसका यूनिट कैसे फाइंड आउट करोगे आप? आपको पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास? न्यूटन। जी का मुझे फाइंड आउट करना है। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। सेकंड मास उसका भी किलोग्राम। और डिस्टेंस का स्क्वायर उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो जी का यूनिट मुझे फाइंड आउट करना है। ये मीटर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम -2। दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। This is the SI unit of universal gravitational constant. Its value is fixed everywhere in the universe. यूनिवर्स में हर जगह इसकी वैल्यू फिक्स है और ये इसका SI यूनिट है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ G। G की वैल्यू जो फिक्स है हमारे पास, दैट इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ठीक है, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस वैल्यू? नाउ वी विल फाइंड दिस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ग्रेविटेशन, फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स क्या होता है कि फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटी ने, जो अर्थ की ग्रेविटी ने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है, उस फोर्स के अंडर बॉडी को किसी हाइट से नीचे गिराना, उसे कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? जो बंगी जंपर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? फॉलिंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बंगी जंपर्स हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ग्रेविटी की तरफ वो जंप करते हैं, गिरते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? एक फीदर मतलब एक पंख लिया और एक स्टोन लिया। ठीक है, उन्होंने दोनों को जब ऊपर से हाइट से नीचे थ्रो किया, दे सी दैट, वो क्या देखते हैं कि जो स्टोन है इट कम सून टू द अर्थ, वो जो जल्दी पहुंच गया अर्थ पर, और जबकि जो पंख था हमारा वो बहुत लेट पहुंचा। क्यों लेट पहुंचा? उसका कारण क्या था? तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा स्टोन है, जो उसका एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, तो एयर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है उस पर वो कम है। ड्यू टू दैट लेस रेजिस्टेंस, और जो हमारे पास स्टोन है विल कम सून एट द अर्थ देन द फीदर। वो पंख का एरिया ज्यादा था, एयर रेजिस्टेंस ज्यादा था, सो इट विल कम लेटर। बट फर्दर, पर बाद में हमारे जो गैलीलियो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये प्रूव किया कि हमारे पास ऐसा नहीं होता, कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी कि वो स्टोन पर ज्यादा लगेगा, पंख पर कम लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो उस साइंटिस्ट ने क्या किया? 2 स्टोन को एक टावर से वहां पर थ्रो किया, जिनका मास जो था हमारे पास वो डिफरेंट था। दोनों स्टोन का डिफरेंट मास था, जैसे मैंने अभी आपको फीदर और एक स्टोन का बताया। ठीक है, तो वो दोनों का डिफरेंट मास था। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों अर्थ पर सेम टाइम पर आ जाते हैं। तो उसने क्या प्रूव किया कि हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने अर्थ की तरफ आपने थ्रो किया है, फॉल किया है, उस ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन इट्स वेलोसिटी बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो उस बॉडी के ऊपर लगेगा डजंट डिपेंड अपॉन द मास, वो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे गैलीलियो साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया। फिर इसी के लिए बाद में हमारे साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट बाउल, दे आल्सो प्रूव दैट। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेम फीदर और सेम स्टोन को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में थ्रो किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक वैक्यूम में दोनों को एक हाइट से थ्रो किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दे ऑब्जर्व दैट द बोथ विल कम एट द सेम टाइम टू द अर्थ। उन्होंने क्या देखा कि दोनों ही, फीदर भी और हमारा स्टोन भी, दोनों सेम टाइम में अर्थ पर आ जाते हैं। तो उन्होंने ये साथ में ये भी बता दिया कि वहां पर एयर रेजिस्टेंस नहीं था। उन्होंने ये भी प्रूव किया कि दोनों बॉडी में एक्सेलरेशन जो था हमारा सेम लगा था, ग्रेविटी जो सेम लगी थी बाय द अर्थ, सो द बोथ बॉडी विल कम एट द सेम टाइम टू द अर्थ।
ठीक है, तो यही है हमारे पास द रॉबर्ट बाउल साइंटिस्ट शोज दैट इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप थ्रो करते हो किसी हाइट से, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है बॉडी के ऊपर ड्यू टू ग्रेविटी इट विल रिमेन सेम, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मास, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। थैंक यू स्टूडेंट्स।